Welcome back to my channel. Today we are going to start a new chapter, that is chemical reactions and equations. So let's start the chapter. So basically, what is chemical reaction? So chemical reaction, it is a process in which one or more than one substance forms a new substance. मतलब क्या कि कोई सा भी प्रोसेस होता है जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिला के एक नया सब्सटेंस बनता है, लेकिन ये जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स. ठीक है, मतलब इस प्रोसेस को हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ एनी फिजिकल मेथड. जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको. आप दूध से दही बनाते हो, यू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क. सो कैन यू रिवर्स इट बैक? क्या वापस हम दही से दूध बना सकते हैं? नहीं, है ना. सो ये जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन. और जिसको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? हम रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है, तो कुछ फिजिकल मेथड्स है जैसे कि एवोपरेशन. क्या आप भाप से आप एवोपरेट करके क्या किसी चीज को वापस रिवर्स कर सकते हो? नहीं. मैग्नेटिज्म हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, आपने फिल्टर कर लिया तो क्या वो चीज वापस हो जाएगी? नहीं. इसी तरह आपका सेंट्रिफिकेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है. तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसके वजह से आप किसी भी चीज को रिवर्स बैक नहीं कर सकते बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, अब जो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या क्या होता है? चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट मतलब क्या? सॉलिड से गैस में बनना, गैस से लिक्विड में बनना, लिक्विड से गैस में बनना. तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे जब भी कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो जो सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है? अपना स्टेट बदल रहा है. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में से वो किसी भी एक नए स्टेट में आ रहा है. अब क्या? चेंज इन कलर. चेंज इन कलर मतलब क्या कि केमिकल रिएक्शन से पहले कुछ कलर और आफ्टर रिएक्शन दूसरा कुछ कलर. क्लियर? फिर चेंज इन टेम्परेचर. आपने किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे शुरू किया, फिर जब आपकी रिएक्शन हुई तो उसने क्या किया? अपना टेम्परेचर चेंज कर लिया. अब एवोल्यूशन ऑफ गैस. एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का निकलना, गैस का रिलीज होना. क्लियर? तो ये जो चार चीजें हैं ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें चेंजेस होते हैं. क्लियर? अब आते हैं हम. अब केमिकल रिएक्शंस हैपेंस इन डेली लाइफ, मतलब हमारे जो डेली लाइफ का रूटीन रहता है उसमें भी कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं. फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड. मतलब आप जो खाना खा रहे हो, वो जितना भी फूड, जो भी फूड आपका डाइजेस्ट हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ केमिकल्स. सबको पता है कि बॉडी में केमिकल्स होते हैं. ठीक है, तो आपका सबसे पहला एग्जाम्पल तो क्या हो गया? आपका डाइजेशन ऑफ फूड. फिर होते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग मतलब क्या? जंग लगना, है ना. तो जब भी आपका कोई आयरन होता है वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो क्या करता है? रस्ट होता है, मतलब जंग लगती है. तो वो भी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. फिर रेस्पिरेशन, आपका सांस लेना, यू इनहेल यू एक्सहेल, है ना. आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, तो ये भी बिकॉज ऑफ केमिकल चेंजेस है. अब फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अभी मैंने बताया आपका दूध से दही बनना, है ना, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट. अब रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट इज द वन टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. मतलब क्या है रिएक्टेंट? रिएक्टेंट एक वो प्रोडक्ट है, मतलब एक वो चीज है जो आपके क्या कर रही है? केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रही है. ठीक है, अब जब कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है तो अब उसका रिजल्ट भी बनेगा. तो रिजल्ट क्या होगा? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होता है जो एक केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है. इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, मतलब कुछ भी आपका केमिकल रिएक्शन हुई, मतलब जैसे कि दूध से दही बनना, ठीक है, मिल्क से कर्ड बनना, क्या है? केमिकल रिएक्शन है. तो जो करवा रहा है वो कौन है? दूध है, मिल्क है. तो मिल्क क्या होगा? आपका रिएक्टेंट. और जो कर्ड होगा, जो दही बनेगी, वो क्या होगा? आपका प्रोडक्ट. ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. आपकी बुक का ही है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम क्लोराइड. अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में मैंने ऑक्सीजन क्यों लिखा है? क्योंकि ऑक्सीजन इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग. ठीक है, ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग. तो जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड. तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होगा? आपका मैग्नीशियम रिबन रिएक्टेंट होगा,
क्योंकि करवा रहा है, और सेकेंड क्या होगा आपका, ऑक्सीजन क्या होगा आपका, रिएक्टेंट, क्योंकि ये भी रिएक्शन करवा रहा है। अब इन दोनों के साथ रिएक्ट करने के बाद जो बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर यहां तक? अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। हाँ, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अभी हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, अब केमिकल रिएक्शन के बाद आया आपका केमिकल इक्वेशन। तो अब ये केमिकल इक्वेशन क्या चीज है? केमिकल इक्वेशन वो है जो आपके केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है, जो आपके केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम सिंबल्स का यूज करते हैं, और ये सिंबल्स क्या करते हैं, आप जो भी सब्सटेंस ले रहे हो उसके रिएक्टेंट को और उसके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। ठीक है, और इसमें हम साथ ही साथ उसका फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं। फिजिकल स्टेट में क्या क्या आएगा, हमने पढ़ा था आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस। ठीक है, हम सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, गैस को जी से करेंगे, और एक्वस को एक यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सॉलिड सबको पता है, लिक्विड पता है, गैस पता है। अभी एक्वस क्या चीज है? एक्वस क्या होता है? एक्वस एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है आपका, वाटर होता है। जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वाटर। ठीक है, मतलब उसमें वाटर का ज्यादा होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस सोल्यूशन। क्लियर? केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो आपके केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फिजिकल स्टेट। क्लियर? अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी से पहले मैं एक एग्जांपल बताया था, दैट इज मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। तो हम मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब ये देखो, ये जो एरो है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। ठीक है, कि मतलब कौन से डायरेक्शन में आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो आपका ये एरो है, एरो के टेल साइड में जो भी होगा इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और जो हेड साइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्लियर? मतलब एरो के जो टेल साइड है वो आपका क्या है, रिएक्टेंट, और जो हेड साइड है वो क्या है आपका, प्रोडक्ट। क्लियर? अब अच्छा, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड है। क्यों? मैग्नीशियम की वैल्यू 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। जब कुछ नहीं होता हम उसको 1 डिनोट कर लेते हैं, तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, दैट इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। क्लियर? चलिए अब ये पता कर लेते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, आयरन लिया, वाटर लिया, तो जब आयरन और वाटर मिला तो क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये रिलीज हो गई। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो वैल्यूज है उसको टैली कर लेंगे। यहाँ पे आपका आयरन कितना है, 1। ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं कि वहां पे क्या है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे आयरन कितना है आपका 3, H कितना है आपके 2,
लेकिन यहाँ और यहाँ पर H कितना है, वो भी 2 है, मतलब आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, मतलब ये भी अनबैलेंस है। तो पूरे इक्वेशन में आपका सिर्फ एक H2 ही कैसा है, जो बैलेंस है। क्लियर? तो अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। उससे पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन में ब्रैकेट्स लगा लिए। अच्छा, अब मैंने ब्रैकेट क्यों लगाए, ब्रैकेट लगाने का मतलब ये होता है कि आप ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। आपको जो भी चेंज करना है आप इस ब्रैकेट के बाहर ही करोगे। क्लियर? चाहे वो रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, यू कैन नॉट डू एनी चेंजेस इनसाइड दी ब्रैकेट। आपको जो भी चेंज करना है आप ब्रैकेट के बाहर चेंज करोगे। क्लियर? ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता, जस्ट अ हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आपकी इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे हो। पहले हम एलिमेंट लिख लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास। तो आपके एलिमेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपका आयरन, ठीक है, आयरन कितना है आपके रिएक्टेंट में 1, लेकिन प्रोडक्ट में कितना है 3। अब क्या है आपका H, ठीक है, कितना है यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में भी 2। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 4, ऐसे ही है ना, आयरन 1 आयरन 3। हाँ, अब हमको क्या करेंगे, अब रिएक्टेंट में हमें क्या करना है, आयरन को 3 करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, आयरन के आगे जोड़ दिया 3। क्लियर? तो अब आपका आयरन यहाँ पे कितना हो गया 3 और यहाँ पे कितना हो गया 3, मतलब 3 प्लस और 3 ये क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। तो आयरन क्या हुआ हमारा, बैलेंस हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, H2 ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, तो जो रिएक्टेंट है इसमें ऑक्सीजन कितना दिया है 1 और यहाँ पे कितना दिया है 4, मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, इंटू 4, ठीक है। तो अब क्या कर दिया, जब 4 किया तो हमने इसको आगे 4 लगा दिया। क्या बोला था कि हम ब्रैकेट के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के बाहर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो अब आपको ऑक्सीजन क्या है वो बैलेंस हो गया O4 O4, लेकिन अब आपका जो हाइड्रोजन है वो इधर गड़बड़ हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपका 2, तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट में इंटू 2 कर दोगे। तो जब आपने इंटू 2 किया तो यहाँ क्या हो गया 4 2 8, तो जब आपने 4 2 8 किया तो ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आयरन प्रोडक्ट में 3, रिएक्टेंट में 3, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 8। जब आपने इंटू 4 किया तो ये कितना हो गया 8 और यहाँ पे जब किया तो 4 2 8, ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 4 बैलेंस। क्लियर? ये मेथड जरूरी नहीं कि आप हमेशा टेबल बना के ही करो, आप जितना ज्यादा करोगे आपका उतना ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा और आपको बार बार ये बॉक्स बना के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी का, एक और अभी से पहले हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन वाला, मैंने कहा था कि वो अनबैलेंस्ड है ना, वो अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कर लेते हैं हम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, गिव्स क्या MgO। O कितना है 2, यहाँ O कितना है 1, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो MgO को बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, आगे 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 2, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो गया 2 और यहाँ मैग्नीशियम कितना है 1, तो इस मैग्नीशियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा।
तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इस मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगा दिया। तो जब हमने लगाया तो ये क्या हो गया, 2Mg plus O2 which gives 2MgO। तो ये अब क्या हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे आपका टू MgO ये बैलेंस हो गई, है ना। आपका मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है, गैस, मैग्नीशियम क्या है आपका सॉलिड। क्लियर। तो ये थी आपकी केमिकल इक्वेशन। इसी तरीके से बाकी बुक्स में जितने भी होंगी सारी केमिकल इक्वेशंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो उससे आपका बेस कॉन्सेप्ट सब क्लियर होगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। आप हिट एंड ट्रायल मेथड टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और फिर लेटर ऑन आपको टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें केमिकल इक्वेशन की, तो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आगे चलते हैं। अब व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है। सबसे पहला आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्या होता है, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर destroyed in a chemical reaction। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब आप ना तो मैटर को बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो जब आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते तो क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो आपके केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होंगे, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे होंगे, तो उसका जो रिएक्टेंट होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, दोनों सेम होगा। क्लियर। हमें बैलेंस करने की क्यों जरूरत हो रही केमिकल इक्वेशन को, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्टेंट होगा और जो प्रोडक्ट होगा उन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं आ पाए और दोनों कॉन्स्टेंटली रिमेन करें। क्लियर। तो हमने क्यों किया, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके वजह से आपके जो एलिमेंट्स होंगे, जितने भी आप एलिमेंट्स लोगे, वो सेम रहे आपके केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन, ठीक है, व्हेन अ रिएक्शन टू or more reactants combine to form a single product। मतलब क्या कि किसी भी रिएक्शन में दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि ए लिया, बी लिया, ठीक है, तो ए और बी मिलकर क्या बनाया उसने, ए बी। मतलब ये दो क्या है हमारे रिएक्टेंट और ये दोनों मिलके उसने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट, जो कि क्या बना हमारा ए बी। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होगा कि आपका हो गया, नहीं लिया कोल जो कि क्या है आपका सॉलिड, फिर इसमें क्या आएगा, बर्निंग बोल रहा है मतलब जल रहा है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या बना आपका गैस। ठीक है, तो जो रिएक्शन हुआ तो क्या बना, CO2। तो ये क्या हो गया आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कोई दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे। दूसरा क्या, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होगा, नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड splits into two or more substances। मतलब आपका ये है, ठीक है, आपका ये कंपाउंड है, ये क्या हुआ, दो में स्प्लिट हो गया, मतलब दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं,
थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस। थर्मल मतलब हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट और फोटोलिसिस मतलब आपका लाइट, ठीक है, सनलाइट। तो जो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है वो हीट के प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, और फोटोलिसिस मतलब लाइट के या सनलाइट के प्रेजेंस में। तो अब हम पढ़ेंगे कि आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, thermal decomposition reaction, a reaction in which decomposition is carried out by heating. Thermal means heat, so a reaction in which decomposition is carried out by heating is known as thermal decomposition. For example, we have taken calcium carbonate, that is CaCO3, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हमने हीट के प्रेजेंस में करवाया, तो क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO and carbon dioxide is CO2. Carbon dioxide is gas, solid and solid. This is its state. ठीक है, तो जब हमने हीट के प्रिंस में करा है तो क्या हुआ कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो गया। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक करंट, सो रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हमने क्या लिया, वाटर दैट इज लिक्विड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H2 गैस एंड O2 गैस, ठीक है। तो आपको जो वाटर है वो H2 में और O2 में स्प्लिट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं हम फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस मीन्स व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, a reaction in which decomposition occurs in the presence of sunlight. तो हमने क्या लिया, AgCl that is silver chloride, उसको हमने क्या किया, सनलाइट की प्रेजेंस में जब कराया तो हमें क्या मिला, Ag प्लस Cl2, Ag सिल्वर एंड Cl2 इज क्लोरीन, ठीक है। जो ये रिएक्शन है, this reaction is used in black and white photography, ठीक है। This reaction is used in black and white photography. This one, AgCl which gives silver प्लस क्लोरीन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है फोटोलिसिस की, ये हम किसमें यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये थी 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम आते हैं थर्ड वन पे, जो कि है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द थर्ड टाइप दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब रिएक्शन होती है तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, मतलब अपनी जगह से हटा देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। क्लियर। तो हमने क्या लिया, सेम वापस आयरन लिया, आयरन के साथ क्या लिया, कॉपर सल्फेट। जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, आयरन ने Cl को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, दैट इज FeSO4 और कॉपर, ठीक है। मतलब जब आयरन और कॉपर सल्फेट साथ में रिएक्ट होते हैं तो क्या करते हैं, आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब यही होती है ना कि जो एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है ना। तो इसलिए क्या होगा कि जो आयरन होगा वो इस कॉपर को क्या कर देगा,
डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह वो ले लेगा। ठीक है, मतलब आयरन की जगह किसने ले ली, सॉरी कॉपर की जगह किसने ले ली, आयरन ने। क्लियर हुआ? तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज की वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन क्या होता है कि जो न्यू कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, वो किसके वजह से बनते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज की वजह से बनते हैं। किसके बीच में, इन बिटवीन आयंस। मतलब जो दो कंपाउंड हैं, दो कंपाउंड के आयंस के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो दोनों मिलके एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्लियर? मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहे हैं कि आपके पास क्या है, आपके एक रिएक्शन है, इसमें दो कंपाउंड्स है, वो जो दो कंपाउंड्स के जो आयंस हैं वो आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, जिसके वजह से एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है और वो आपस में एक दूसरे की जगह क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब दो दोस्त हैं, वो बोलते हैं भाई तू मेरी जगह पे आ जा और मेरी जगह पे आ जा, है ना। तो लोग अपने सीट क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपने क्या लिया, Na2SO4। Na2SO4 क्या है आपका, सोडियम सल्फेट, और क्या है आपका BaCl2 जो क्या है, बेरियम क्लोराइड। ये दो कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, जिसके वजह से जो Na है इसकी जगह कौन ले रहा है, आपका बेरियम, और बेरियम की जगह कौन ले रहा है, आपका सोडियम। देखो यहाँ पे Na2SO4, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब Na2SO4 को किसने ले लिया, Ba, तो यहाँ पे क्या हो गया, बेरियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की जगह क्या बन गया आपका, बेरियम सल्फेट। उसी तरह बेरियम क्लोराइड की जगह क्या बन गया आपका, सोडियम क्लोराइड। क्या कहा था, आयंस, ठीक है, मतलब आपका जो Ba है और SO4 है, 2+2-, तो ये जो आयंस हैं, इन दो आयंस ने क्या किया, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली, जिसके वजह से इन्होंने क्या किया, अपनी जगह को डिस्प्लेस कर लिया और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर दिया। ठीक है, क्लियर? अब आता है एक और आपका छोटा सा वर्ड, दैट इज प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट होता है ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, ठीक है, जो क्या करता है, आपके लिक्विड सोल्यूशन से बाहर आता है। सबने देखोगे प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब्स में जब रिएक्शन करते हो तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है व्हाइट कलर का। तो वो क्या होता है कि वो एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो एक लिक्विड सोल्यूशन से निकलता है, इमर्ज करता है। क्लियर? अब एक लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, अब आता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन वो होता है जब आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को ऐड करते हो और हाइड्रोजन को रिमूव करते हो। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में से, मतलब किसी भी रिएक्शन में जब आप एक ऑक्सीजन की सब्सटेंस को ऐड करते हो और हाइड्रोजन की सब्सटेंस को रिमूव करते हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब क्या, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस and the removal of hydrogen from a substance is known as oxidation. अब आता है आपका रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे और ऑक्सीजन को रिमूव कर दोगे फ्रॉम अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं हम। हमने क्या लिया, कॉपर लिया, हमने क्या किया, कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड किया। तो जो हमने ऐड किया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब आपने कॉपर में ऑक्सीजन को जोड़ा तो क्या हो गया आपका 2Ce कॉपर ऑक्साइड बना आपका, सॉरी, ठीक है, जब आपने कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड किया तो आपका क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो हमने क्या किया, एडिशन किया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन। अब जब आपने कॉपर ऑक्साइड में से, कॉपर ऑक्साइड में आपने हाइड्रोजन को जोड़ा तो क्या बना आपका, ये हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, रेडॉक्स रिएक्शन भी
बोलते हो। ठीक है, जब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड करके ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो वो क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हमने रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला। और जब हम ऑक्सीजन को ऐड करके हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं तो वो क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। अब हम आते हैं कि आपका जो ऑक्सीडेशन है वो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है और इसके नाउ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। सो फर्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि जब भी आपका कोई सा मेटल, वो क्या होता है, आपके मॉइस्चर, वाटर, एसिड, एयर, इन सब के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि एक लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेटल होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोड। कोरोजन मतलब जंग लगना। जंग क्यों लगती है कि जब भी आपको ये मेटल होता है वो आपके वाटर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर, एसिड, ठीक है, पानी, एयर, पानी, एयर, आपका रेन हो गया, इन सबके जब कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उस पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है ऑक्साइड की, जो क्या करती है, उस मेटल को कमजोर कर देती है, वीक कर देती है, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जाती है और जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोड। आपने देखा होगा पार्क में झूले होते हैं, घर के गेट्स होते हैं, है ना, ये सब जब भी पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कोरोजन अकर होता है। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का जंग लगना। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, मतलब आपका जो भी सिल्वर का ऑर्नामेंट होगा, कुछ भी होगा, जब वो इन चीजों की कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वो जो सिल्वर कलर होगा वो ब्लैक में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, जब वो ब्लैक हो रहा होगा उसका मतलब क्या है कि उसमें कोरोजन हो रहा है। उसी तरह आपको जो कॉपर होगा उसमें ग्रीन कोटिंग हो जाती है, मतलब जब भी आपको एक कॉपर आइटम होगा उसमें क्या होगा, अगर ग्रीन कलर की कोटिंग आ रही है मतलब क्या हो रहा है, वो कोरोड होने लगा, मतलब वो कमजोर हो रहा है। क्यों, किसकी वजह से, बिकॉज वो आपके मॉइस्चर, वाटर, एयर, इन सब के कांटेक्ट में आने की वजह से। तो ये था कोरोजन। अब एक और टॉपिक, दैट इज रेंसिडिटी। अब हम आते हैं किस पे, रेंसिडिटी। अच्छा, रेंसिडिटी से पहले अभी मैंने बात करी कोरोजन की, तो हम जो कोरोजन है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। अगर आपको आपके मेटल, सिल्वर, इन सबको अगर आपको बचाना है, मतलब आपकी जो सबसे मेनली आपके अगर मेटल को बचाना है तो आप क्या करोगे, आपके आयरन को बचाना है तो आप उस पर पेंटिंग करोगे या ग्रीसिंग करोगे। अगर आप कंटिन्यूसली, मतलब अगर टाइम टू टाइम अगर आप उसे पेंट करोगे, ग्रीसिंग करते रहोगे तो क्या होगा, वहां पे कोरोजन अकर नहीं होगा और वो जो मेटल और आयरन है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम रेंसिडिटी पे। रेंसिडिटी क्या होता है कि जो आपके फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके फैट्स और ऑयल्स मतलब जो भी आपका फूड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो भी आप खाते हो, जो भी चीजें आप ले रहे हो, अगर वो ऑक्सीजन की, मतलब एयर के प्रेजेंस में आ रहा है तो क्या होगा, वो खराब हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्यों बोल रहे हैं कि जो भी आपके फैट्स एंड ऑयल्स हैं व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर और ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या होगा, खराब होगा, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो फूड होता है वो स्मेल बहुत बैड करता है, मतलब उसमें बैड स्मेल आ जाती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपके जो मार्केट में फूड पैकेट्स मिलते हैं, चिप्स पैकेट्स मिलते हैं, मिक्स और एक्सेट्रा जो भी चीजें मिलते हैं, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है उसमें, नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि वो पैकेट का जो फूड होता है उसको खराब होने से बचाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट्स फ्रॉम रेंसिडिटी, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि मतलब अगर किसी भी फूड पैकेट को बचाना होगा खराब होने से, रेंसिडिटी से, तो उसमें क्या भरते हैं हम, क्या फिल करते हैं, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस लाइट भी होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ बलून्स में डालते हैं एंड दे फ्लाई। ठीक है, ये हवा से भी लाइट होती है ना, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, जो किसी भी मतलब वो किसी भी पैकेट्स को, किसी भी चीज को, किसी प्रोडक्ट को खराब होने से बचाती है। क्लियर। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक
केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के बेसिस पे भी आपको केमिकल रिएक्शन क्लासिफाई करता है, और वो दो टाइप के होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सो का मतलब क्या? निकलना। किसका? थर्मिक मतलब हीट का, मतलब हीट का निकलना इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में क्या होती है, जो हीट है वो निकलती, हीट रिलीज होती है, ठीक है। और जो हीट रिलीज होती है, वो हीट रिलीज होने के साथ साथ एक नया प्रोडक्ट भी फॉर्म करती है, ठीक है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। सबको पता है हमने क्या लिया, मीथेन। मीथेन क्या है? गैस। उसको हमने किसके साथ कराया? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। जब आपका मीथेन और ऑक्सीजन साथ में रिएक्ट करेगा तो उसने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। लेकिन यहाँ पे जो H2O बना वो क्या है? गैस, वो लिक्विड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो H2O है वो वेपर के फॉर्म में निकला है, ठीक है। वो किस फॉर्म में निकला है? वेपर के फॉर्म में निकला है, इसलिए यहाँ पे H2O क्या है? आपका गैस, और साथ में क्या रिलीज हो गया? आपका हीट। तो जब आपका मीथेन, मतलब आपका जब एक प्रोडक्ट, सॉरी, आपका जो एक रिएक्टेंट है, ठीक है, जो आपका मीथेन और ऑक्सीजन साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और साथ में क्या निकल रहा है? हीट, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन पर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? आपकी जो हीट है वो रिलीज हो रही थी, इसमें क्या होगा? इस रिएक्शन में आपकी जो हीट है वो क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, क्लियर। तो इसमें क्या होता है? रिएक्शन विच एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी? हीट में, लाइट में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगी, क्लियर। इसके एग्जांपल्स क्या है? जितने भी आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे वो सब क्या होंगे? आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स होंगे। उसमें भी हमने लाइट यूज करी थी, उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट यूज किया था, और उसमें हीट भी यूज करी थी। तो जितने भी रिएक्शंस होंगी वो सब आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन में आ जाएंगे, वो उसकी एग्जांपल्स होंगे, क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। सो थैंक यू।